हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय क्लासेस स्टडी विद जीएस कश्यप। आज 8 दिसंबर है और आज 8 दिसंबर के हम करंट अफेयर्स देखने वाले हैं और इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण संगठन और संविधान के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 8 दिसंबर का इतिहास जानते हैं। तो आज के ही दिन 1923 में आपकी जर्मनी और अमेरिका के बीच फ्रेंडशिप का समझौता हुआ था। 1923 8 दिसंबर के दिन। उसके अलावा 1983 में ब्रिटिश का जो अपर हाउस है यानी हाउस ऑफ लॉर्ड वोटेड मतलब उसमें वोटिंग किया गया था कि जो आपकी प्रोसीडिंग्स है हाउस की, मतलब उसमें जो भी कार्य प्रणाली चलती है उसको टेलीवाइज मतलब टेलीकास्ट किया जाए, तो उसके लिए वोटिंग की गई थी आज के ही दिन। उसके अलावा 1987 में जो विश्व की दो सुपर पावर हैं आपकी यूएस और रसिया यानी अमेरिका और जो रूस है, उन्होंने साइन किया था ट्रीटी को कि उन्होंने अपने जो लैंड बेस्ड न्यूक्लियर वेपन है आपके, ठीक है, उनको प्रोविज़न को मतलब उनको रिड्यूस करना, उनका कम करना, उनका कहीं पर गलत यूज नहीं करना, उसके लिए एक ट्रीटी साइन की थी। न्यूक्लियर मतलब जो परमाणु संपन्न जो हथियार होते हैं उनको मतलब आपको ज़्यादा यूज नहीं करना है या फिर उनके लिए लोगों के लिए किसी देश के लिए लड़ाई के लिए यूज नहीं करना है, इसीलिए ट्रीटी साइन की थी आपकी 1987 में आज के ही दिन। उसके अलावा 1998 में जो फॉर्मर लेफ्टिनेंट कर्नल थे ह्यूगो जो आपके चावेज थे, वो आपके वेनेजुएला के नए प्रेसिडेंट बने थे। यानी जो वेनेजुएला आप एक दक्षिण अमेरिका का एक देश है, उसके आपके ये ह्यूगो जो चावेज थे ये आपके प्रेसिडेंट बने थे। कब बने थे? 1998 में 8 दिसंबर के दिन। उसके अलावा कुछ और न्यूज़ देखते हैं तो 1998 में आज के ही दिन जो वुमेन्स आइस हॉकी है उसको ओलंपिक में शामिल किया गया था पहली बार, और उसमें आज के ही दिन फिनलैंड ने हराया था स्वीडन को 6-0 से पहले मैच में। तो वुमेन्स हॉकी को मतलब आइस हॉकी को कब सम्मिलित किया गया था? 1998 में। ओलंपिक की स्थापना कब हुई थी? 1896 में एथेंस में हुई थी। 2002 में देखा जाए तो यूएसए ने काऊ जो गाय है, गाय के मूत्र का जो है पेटेंट कराया था। आप देख लीजिए भारतीय चीज़ें हैं, भारत से की विरासत में हैं, और अमेरिका ने इसका पेटेंट कराया था आज के दिन 2002 में। उसके अलावा उससे पहले जो भारत के ट्रेडिशन रहे हैं आपके नीम है, हल्दी है या जामुन, इसका पेटेंट भी अमेरिका करा चुका था। ठीक है, तो ये देखिए क्या अमेरिका ने हमारा नीम भारत में इसका पैदावार होती है, या हल्दी है, जामुन है, ये भारत की चीज़ें हैं और इसको पेटेंट अमेरिका ने ले रखा है इसका। उसके अलावा देखेंगे तो 2003 में वसुंधरा राजे हैं जो आपकी कांग्रेस थे, सॉरी ये आपकी भाजपा से थी, और ये आपकी चीफ मिनिस्टर बनी थी राजस्थान में। और 2003 में उमा भारती, ये भी बीजेपी से हैं, और ये चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश की बनी थी 2003 में। यानी मध्य प्रदेश और आपका राजस्थान दोनों में बीजेपी की सरकार बनी थी 2003 में। उसके अलावा 2007 में देखते हैं तो यूएस लेड कोलिशन फोर्सेस नाटो, मतलब आर्मी, यूएस की जो आर्मी से कुछ आपकी जो ब्रिगेड थी, उसके अलावा नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फोर्सेस थी। इन्होंने जो तालिबान ने अफगानिस्तान में उस पर अटैक किया था आज के ही दिन, और ये कहाँ पर किया था? जो मूसा काला डिस्ट्रिक्ट है उसकी साउथ अफ़गानिस्तान में, वहाँ पर अटैक किया था आज के ही दिन। उन्होंने अटैक को लॉन्च किया था और ये काफ़ी साल तक लड़ा वहाँ पर, और उसके बाद अभी पिछले कुछ अभी 2-3 साल पहले ये वहाँ से छोड़ के चला गया था। तो इसकी बहुत ज़्यादा अमेरिका की इसमें बदनामी भी हुई थी कि एक छोटे से देश में अमेरिका लड़के हार के चला गया। तो ये कुछ इवेंट्स है जो हमने कवर किए। आइए हम देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। FCRA क्या है? ये पिछले एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था। ये यूपी जो पैट का एग्ज़ाम था उसमें इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो वही मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किया है। आपको FCRA ये बहुत चर्चा में बना हुआ है अभी, तो आपको बताना है कि इसका जो फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शंस आपके फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रिप्रोडक्टिव एक्ट, या फिर फंड कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, या फिर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी अथॉरिटी, या फिर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। यानी ये जो एक एक्ट है FCRA जो विदेशों से जो चंदा मिलता है उसको रेगुलेट करता है। आइए एक्सप्लेनेशन इसकी देखते हैं हम।
तो FCRA जो है उसका पूरा नाम आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट होता, अगर हिंदी में बोलें तो विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम कहा जाता है। और इसके तहत जो NGO होते हैं आपके, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या जो समाज सेवी संगठन होते हैं, वो विदेशों से चंदा प्राप्त कर सकते हैं, विदेशी अंशदान इनको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है कि कभी कभी जो चंदा लेने वाली संस्थाएं हैं वो अनुचित तरीके से धन लेती हैं और उनको भारत में जो भारत विरोधी या देश विरोधी जो गतिविधियां हैं उनको भी अंजाम देती हैं। तो इसलिए सरकार ने अभी क्या किया, 2017 से 2021 तक अब लगभग मतलब 6,600 जो उससे अधिक जो आपके ये संगठन है उसको FCRA के तहत इसको लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। और ये चर्चा में क्यों बना हुआ है, क्योंकि इसमें जो राजीव गांधी फाउंडेशन है और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट है, ठीक है, तो इनको भी मतलब इन्होंने अनलिस्टेड किया है, इसमें इसका भी लाइसेंस रद्द किया है। और सबसे ज़्यादा जो लाइसेंस रद्द किए गए हैं वो आपके तमिलनाडु और महाराष्ट्र में, इनमें 700 से भी ज़्यादा जो FCRA लाइसेंस रद्द किए गए हैं। तो FCRA विदेशों से जो चंदा आता है, सीधी भाषा में जो विदेश, फॉरेन का मतलब यहाँ विदेश होता है, तो विदेशों कंट्रीब्यूशन का मतलब चंदा हो गया आपका। तो फॉरेन से जो चंदा आता है उसको FCRA एक्ट के तहत इसको रेगुलेट किया जाता है और इसके तहत जो NGO होते हैं उनको लाइसेंस दिए जाते हैं। अभी गवर्नमेंट ने 6,600 से अधिक जो आपके लाइसेंस रद्द किए हैं आपके, तो आपको ये याद रखना है। FCRA क्यों लाया गया था, तो 1971 में जब आपातकाल लगा था उसके बाद देश विरोधी गतिविधियां भारत में बहुत सारी जगह पर मतलब एक्टिवेट हो गए थे। तो सबसे पहले 1976 में इसको लाया गया था। तो यहाँ पर एक्ट नहीं बना है, आपको एक्ट पूछेंगे तो 2010 में एक्ट बना है, लेकिन इसको सबसे पहले 1976 में लाया गया था। ये आपको सब जगह नहीं मिलेगा, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके इसको निकाला है। तो FCRA को इनेक्ट किया गया था किस लिए, टू रेगुलेट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड हॉस्पिटलिटी, मतलब जो विदेशी आपका कंट्रीब्यूशन है उसको रेगुलेट करना बाय इंडिविजुअल एसोसिएशन, किसी एक व्यक्तिगत के लिए या फिर एसोसिएशन संगठन के लिए, टू कीप कंसिस्टेंट विद द वैल्यूज ऑफ ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब हमारी जो संप्रभुता है वो बनी रहे, जो हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है वो यूं ही बना रहे, इसमें कोई हस्तक्षेप ना हो। तो ये आया था 1976 में आया था और ये मेंटेन मतलब आपको कंट्रोल करता था आपके जो ऑर्गेनाइजेशन को, जो चंदा लेंगे आपसे, ठीक है, तो जिससे कि आपके भारतीय जो आपकी संप्रभुता हो उस पर आँच ना आए, हमारे देश विरोधी गतिविधियों को ज़्यादा बढ़ावा ना मिले, इसलिए इसको 1976 में लाया गया था। लेकिन पहले एक्ट नहीं था, फिर बाद में इसको 2010 में एक एक्ट बना दिया गया जिसका नाम FCRA एक्ट रख दिया गया। पहले FCRA था, उसमें एक्ट भी जोड़ दिया गया 2010 में। तो एक्ट पूछा जाएगा तो 2010, और पूछा जाएगा कब आपका ये इफेक्ट मतलब कब इसको प्रोड्यूस किया गया था, तो आपका 1976 में। दोनों ऑप्शंस नहीं मिलेंगे आपको। तो इसको 2010 में जो आपकी भारत सरकार है उसने पास किया था गवर्नमेंट पार्लियामेंट में, ठीक है, इसको कंसोलिडेट मतलब एक्ट जो पास किया गया था 2010 में। और ये जो डोनेशंस हैं, कंट्रीब्यूशन है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन मैंने बताया जैसे कि विदेशी चंदनों को कंट्रोल करता है। उसके अलावा और ये आपके जो भी मैटर होते हैं, जैसे अभी मतांतर का मुद्दा चल रहा है उसमें भी बाहर से पैसा आता है NGO को, तो ये मतलब पैसा बहुत सारी संस्थाओं के पास आता है जिसमें देश विरोधी गतिविधियाँ हो सकती हैं, आपके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मतांतर तो मैंने बता दिया। उसके अलावा आपके जो मिशनरीज होते हैं वो भी आपको मतलब बहलाते फुसलाते हैं, पैसा भी देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें मतलब रहते हैं इसमें। तो अभी इसको ना 2020 में अमेंड कर दिया गया है, जो 2010 वाला एक्ट था उसको 2020 में अमेंड कर दिया गया और उसको और ज़्यादा टफ कर दिया है। मतलब आप मेंटेन कीजिए तो बहुत अभी पहले क्या था, आप 50% लिमिट कर दी गई थी जो विदेशी चंदे की थी, और अभी उसको घटा करके 20% कर दिया गया है कि आपको 20% जो फॉरेन फंड है उसको ही एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए यूज किया जा सकता है, जबकि ये पहले लिमिट 50% थी। तो अभी इसको घटा करके 20 कर दिया गया है। और चर्चा में क्यों है, क्योंकि इसमें 6,600 से ज़्यादा आपके NGO को जो लाइसेंस है उनका रद्द कर दिया गया है। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट इसका नाम याद रखना है, FCRA, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट हो जाएगा। कब लाया गया था, मतलब इसको इनेक्ट किया गया था 1976 में और एक्ट बनाया गया था 2010 में, और इसको अमेंड किया गया था 2020 में। और 2010 में आपकी UPA सरकार थी और 2020 में आपकी ये NDA सरकार, मतलब ये नरेंद्र मोदी की सरकार है अभी, BJP की।
अगला प्रश्न है आपका, रेपो रेट क्या होती है? ये बैंक से क्वेश्चन, जो बैंक की तैयारी करते हैं, बैंक की तैयारी नहीं करते हैं फिर भी आपको नॉर्मल एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने यहाँ पर रेपो रेट लेके रिलेट किया है और मैं आपको सारे क्वेश्चन, मतलब सारे जो आपके टर्म है उनके बारे में बताऊंगा। तो आपको बताना है कि रेपो रेट क्या है, व्हाट इज रेपो रेट। आरबीआई द्वारा बैंकों को दिए जाने वाले धन पर ब्याज दर, या फिर बैंकों द्वारा आरबीआई को दिए जाने वाले बैंक पर ब्याज दर, धन पर ब्याज दर, या फिर बैंकों द्वारा ग्राहकों को दिए जाने वाले धन पर ब्याज दर, या फिर विश्व बैंक द्वारा आवंटित धन पर ब्याज दर। आपको ऑप्शंस क्या लगता है बताइए इसमें। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका आरबीआई द्वारा जो कॉमर्शियल बैंक हैं उनको जो पैसे दिए जाते हैं उस पर जो रेट रहता है, इंटरेस्ट, वो आपका रहता है रेपो रेट कहलाता है। इसको और अच्छे से समझते हैं हम। तो ये जो आपकी ये चर्चा में क्यों बनी हुई है, क्योंकि अभी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है यानी आरबीआई ने अभी अपनी रेपो रेट को बढ़ा दिया है। और कितना बढ़ाया है? 35 बेसिस पॉइंट। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आरबीआई ने अपने कितने आधार जो बेस में वृद्धि की है या कटौती की है, तो इसमें पूछा जाता है। तो ये 35 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है आपका, और ये कितना हो गया अभी 6.25। और इससे पहले ये कितना था रेपो रेट? ये थी आपकी 5.9%। ठीक है, तो 5.9% ये 6.25% हो गई है। और इस साल ये ना इससे 190 बेसिस पॉइंट पहले ही बढ़ा चुकी थी। 190 में क्या आपके 50 3 बार बढ़ाया था और एक बार में 40 बेस पॉइंट बढ़ाया था। अभी ये 5वीं बार इसको बढ़ाया गया है इस साल में। तो ये आपकी जो बढ़ाने के बाद 6.25 हो गई है। अगर और दूसरी जो रेट्स की बात करते हैं आप, तो रिवर्स रेपो रेट आपकी 3.35% है, बैंक रेट आपकी 6.5% है। उसके अलावा और दो रेट्स होती हैं आपकी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट होती है जिसको 6% रखा गया है, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो रेट है वो आपकी 6.5% रखा गया है। हम इसमें से कुछ टर्म्स को अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है, आपकी मौद्रिक जो नीति आती है, समय जो नीति की जो बैठक होती है उसमें हर 2 महीने में डिसाइड किया जाता है आपका कि आपकी ये जीडीपी में क्या रहने वाला है और हम कितनी भी इसमें बैंक रेट और ये सारी रेट रखने वाले हैं। तो अभी इन्होंने जो जीडीपी है फरवरी 23 के लिए आरबीआई ने कहा है कि ये 6.8 रहेगी, जबकि जो विश्व बैंक ने इसको 6.9 बताया है। इन्होंने 0.1% को कम किया है इसको। उसके अलावा जो आरबीआई ने अभी जो 2023 में जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो इंडेक्स है, इसका इन्फ्लेशन को फोरकास्ट किया है 6.7%। ठीक है, जो उपभोक्ता मूल्य जो सूचकांक है इसको, मतलब ये उन्होंने मुद्रा जो स्फीति आपकी इन्फ्लेशन बोलते हैं इसको, 6.7% बोला। ये रहेगी आपकी फरवरी 2023 में। आरबीआई के बारे में बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। वर्तमान में हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और अभी वर्तमान में जो आपके इसके गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं और ये 25वें गवर्नर हैं इसके। तो हम देखते हैं मॉनेटरी जो पॉलिसी कमेटी है, सबसे कभी कभी पूछा जाता है कि मॉनेटरी जो पॉलिसी कमेटी है इसको किसके द्वारा चेयर किया जाता है। तो ये हो जाएगा आरबीआई जो गवर्नर है इसके द्वारा इनको चेयर किया। वित्त मंत्री मत लेके आ जाइए, ठीक है। तो ये जो समिति है आपकी मौद्रिक जो आपकी समिति है, मौद्रिक नीति समिति है, वो आरबीआई के जो हेड होते हैं यानी जो गवर्नर होते हैं उनके द्वारा चेयर की जाती है। और इसको क्यों फॉर्म किया गया था? इसका फॉर्म था फिक्सिंग द बेंचमार्क पॉलिसी इंटरेस्ट रेट, यानी रेपो रेट को फिक्स करना, ठीक है, टू रेस्ट्रेन इन्फ्लेशन विद इन द पार्टिकुलर टारगेट लेवल। जो मुद्रास्फीति है उसको कंट्रोल रखने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए इसको फॉर्म किया गया था। तो ये आपकी इसकी नीति जो कमेटी है इसकी मीटिंग चलती रहती है साल में, और ये 6 बार कम से कम मतलब ये आयोजित होती है पूरे साल में। और तो हम टर्म देखते हैं रेपो रेट क्या होती है। रेपो रेट देखते हैं सबसे पहले। तो रेपो रेट वो होती है जब आपकी आरबीआई जो कॉमर्शियल बैंक है उनको पैसा देती है, उधार पैसा देती है, लेकिन उनको देने के लिए वो उनकी सिक्योरिटी को खरीद लेती है, मतलब सिक्योरिटी अपने पास रख लेती है। जैसे जो भी कोई सिक्योरिटी है, पेपर्स हैं या फिर उसके शेयर्स हैं, कुछ ना कुछ मतलब वो ले लेगी, सोना है आपका। तो बैंक है आपके, वो आपकी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं, यानी बोरो लिखा है, बोरो मनी बाय सेलिंग देयर सिक्योरिटीज टू सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक हमारी आरबीआई है, ठीक है। तो कोई भी
कि किसी भी मतलब देखा तो रेपो रेट क्या होगी, मतलब जो बैंक हैं आपके कॉमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई है, आईसीआईसीआई है और भी जो है आपके कोटक महिंद्रा बैंक है, अगर ये आरबीआई से पैसा उठाएंगे तो इनको अपनी सिक्योरिटी बेचनी पड़ेगी इनको, और उसके बदले में इनको पैसा मिलेगा, तो इसको कहते हैं रेपो रेट। और इसके सेम में देखेंगे तो बैंक रेट जो है आपका ज़्यादा फर्क नहीं होता, इसमें भी जो आपके कॉमर्शियल बैंक हैं वो पैसा उठाते हैं सेंट्रल बैंक से यानी आरबीआई से, लेकिन इसमें इनको सिक्योरिटी नहीं बेचनी पड़ती है। इसमें ये जो भी पैसा उठाते हैं उस पर इनको सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो जो भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उसको बैंक रेट कहा जाता है। तो बैंक रेट और रेपो रेट में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों में की स्थिति में आरबीआई पैसा देती है कॉमर्शियल बैंक को, लेकिन जो आपकी रेपो रेट है इसमें सिक्योरिटी को रखता है आरबीआई अपने पास, लेकिन जो बैंक रेट है उसमें आपको सिक्योरिटी को आरबीआई अपने पास नहीं रखता है। तो यही डिफरेंस है। उसके अलावा आप रिवर्स रेपो रेट देखेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि आरबीआई को पैसों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो वो क्या करता है आपका रिवर्स मतलब जो कॉमर्शियल बैंक है उनसे पैसे वापस लेते मतलब पैसे उठाता है, तो इसका जो रेट होता है वो आपका रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। लिखा है यहाँ पर द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री, यानी जैसे हमारे भारत की आरबीआई है, तो बोरोज मनी फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक विद इन द कंट्री, मतलब अपने ही देश की जो वाणिज्यिक बैंकें हैं कॉमर्शियल बैंक हैं उनसे जब पैसे लेंगे तो उस रेट को आपको रिवर्स रेपो रेट किया जाएगा, और ये रिवर्स रेपो रेट हमेशा छोटी होगी। यानी आप कॉमन सेंस में कैसे याद रखेंगे, जैसे बाप से अगर बेटा पैसा लेगा तो बाप है, बोलेगा हमको इतना % चाहिए। कभी कभी बाप को ज़रूरत पड़ेगी, बाप बेटे से पैसे लेगा तो बोलेगा हम आपको कम इंटरेस्ट देंगे, तो यही इसका अंतर है। यानी आरबीआई से आप पैसा उठाओगे तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, वो कितना है अभी 6.25 कर दिया, ठीक है आपको। और उसके अलावा ये जो आपका रिवर्स रेपो रेट है वो आपकी है 3.35%, ठीक है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, इतना डिफरेंस नहीं होता है पहले, अभी इसको क्योंकि अभी इन्होंने रेपो रेट को बढ़ा दिया है, लेकिन रिवर्स रेपो रेट को ज्यों का त्यों रखा, उसको नहीं बढ़ाया गया है। और बैंक रेट आपकी 6.5% है, तो बैंक रेट का आपका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है क्योंकि इसमें सिक्योरिटी ये नहीं देनी पड़ती है। तो ये थे हमारे टर्म्स, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, मोस्टली ये 3 है आपके इंपॉर्टेंट, जो आपके रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है और बैंक रेट है, ये आपको याद रखने हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आरबीआई द्वारा बैंकों को दिए जाने वाले धन पर ब्याज जो दर होती है उसको रेपो रेट कहा जाता है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें सिक्योरिटी भी आपकी जमा की जाती है, और सिक्योरिटी जमा नहीं करेंगे तो वो बैंक रेट हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपका, कार्तिकेय दीपम रथ महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है पंजाब, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक। आज का जो एसएससी ले लो तो उसका सिलेबस इतना टफ हो गया है कि यूपीएससी को भी टक्कर देते हैं उसके क्वेश्चन, तो स्टेट यूपीएस जो पीसीएस है स्टेट, उसके क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, स्टेट पीएससी या स्टेट पीसीएस और उसके टाइप के क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। इसलिए आपको किसी स्टेट के जो आपके जो फेस्टिवल हैं या वहाँ की जो ट्राइब्स हैं उसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। हम ट्राइब्स को कवर किया करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु में ये त्यौहार मनाया जाता है। कार्तिकेय जो आपका दीप रथ महोत्सव है, ये दिवाली की तरह एक त्यौहार होता है जिसमें दीपक जलाए जाते हैं। तो ये देखते हैं हम, जो आपका कार्तिकेय दीपम आपका फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल ऑफ लाइट्स यानी आपका लाइट्स प्रकाश का त्यौहार है, और ये आपका तमिल जो सोलर कैलेंडर है उसका महत्वपूर्ण मतलब आपका त्यौहार है। और ये कब मनाया जाता है? ये आपकी कार्तिकेय पूर्णिमा को मनाया जाता है, यानी फुल मून डे वाले दिन मनाया जाता है कार्तिक महीने में। और जो हमारी दिवाली है वो कार्तिक की अमावस्या को मनाई जाती है, और ये कार्तिक की पूर्णिमा को मनाया जाता है। और ये किसको डेडिकेटेड है आपका? तो भगवान शिव और उनके पुत्र कार्तिकेय को ये आपका समर्पित है, यानी जो कार्तिकेय हैं जिनको साउथ में मुरुगन भगवान भी बोला जाता है, उनको ये समर्पित है। आप देखेंगे तो कार्तिकों को जो नॉर्थ इंडिया में है उनको शिव जी का बड़ा पुत्र मानते हैं, जबकि साउथ में शिव जी का इनको छोटा पुत्र मानते हैं, और गणेश को शिव जी का बड़ा पुत्र मानते हैं। छोटा बड़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इम्पोर्टेंट क्या है, उनका नाम याद रखना है, छोटे बड़े से नहीं याद रखना। कार्तिकेय और शिव को इनको समर्पित है, क्योंकि पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सबरी वाला मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है, आपको शायद
बहुत कम लोगों को पता होगा। मैं बता देता हूँ आपको, जो भगवान अयप्पा हैं उनको समर्पित है सबरीवाला मंदिर। और सबरीवाला जो मंदिर केरल में है वो बहुत फेमस हुआ था कुछ दिन पहले, क्योंकि जो लेडीज़ों को उसमें प्रवेश वर्जित था, स्त्रियां उसमें नहीं जा सकती थी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि उसमें स्त्रियों को प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये स्त्रियों को प्रवेश उसमें दिया गया, तो वो फेमस हो गया था सबरीमाला मंदिर, इसलिए एग्जाम में पूछा गया था। तो हम बात करते हैं अभी जो आपका कार्तिकेय दीपम महोत्सव 2022 है, मतलब अभी जो सेलिब्रेट किया गया है, ये कौन से मंदिर में सेलिब्रेट किया जाता है? तो जो तिरुवन्नामलाई आपका टेम्पल है तमिलनाडु में, वहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पर लाखों आपके जो श्रद्धालु हैं इस त्यौहार में आते हैं। और ये मुख्यतः जो तमिलनाडु है वो यहाँ का नेटिव, मतलब यहाँ का स्थानीय त्यौहार है और यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ अदर त्यौहार की बात करते, फेस्टिवल्स की बात करते हैं हम तमिलनाडु के, तो पोंगल यहाँ का सबसे मोस्ट जो फेमस आपका फेस्टिवल है पोंगल है। और इसी में जल्लीकट्टू आयोजित किया जाता है, और इसी जल्लीकट्टू पर आपका प्रतिबंध लगा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और मतलब और इसके बाद इसको मतलब हटा भी दिया गया है, क्योंकि उन्होंने अपना बोला कि हमारा ट्रेडिशनल फेस्टिवल है और इसको हम छोड़ नहीं सकते। इसमें मतलब बैलों की दौड़ की जाती है और इसमें बहुत सारी अवार्ड सेरेमनी भी रखी जाती है, बैल को दौड़ाया जाता है। और ये मतलब थोड़ा सा हिंसक टाइप का एक गेम है, जो कि वहाँ का लोग अपना इसको शान समझते हैं, तो इसलिए मनाया जाता है। उसके अलावा आपका चित्रार्थी जो आपका महोत्सव है, जिसको ब्रह्मोत्सव हम कहते हैं, ये 10 दिन तक चलने वाला त्यौहार है जो आपका मनाया जाता है, ये लोगों को नहीं पता होता। उसके अलावा थाईपुसम त्यौहार है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपका भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। उसके अलावा महामहम जो आप फेस्टिवल है, महोत्सव है, वो भी आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। उसके अलावा रेशम महोत्सव, ये कुछ जो महत्वपूर्ण आपके महोत्सव थे, फेस्टिवल थे तमिलनाडु के, जो हमने कवर किए। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु में आपका ये जो कार्तिकेय दीपम व्रत महोत्सव आयोजित किया जाता है, और ये मदुरई में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका सिंधुजा क्या है? सिंधुजा फर्स्ट, सिंधुजा जो हमने फर्स्ट लिखा है आपको बतानी है क्या है। विमान वाहक पोत, सुपर कंप्यूटर, हिंद महासागर में पाई जाने वाली एक विशेष मछली, या फिर ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर। प्रश्न का सही आंसर है ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर। ओशियन मतलब महासागर, महासागर की जो लहरें हैं उनसे एनर्जी को कन्वर्टर किया जाता है, उसके कन्वर्टर करने वाला ये इंस्ट्रूमेंट है। तो इसको किसने देखी? आईआईटी मद्रास के जो शोधकर्ता हैं, रिसर्चर हैं, उन्होंने इसको डेवलप किया है। तो ये आपका फोटो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये समुद्र है आपका। और इससे क्या होगा कि आपकी जो सी वेव्स हैं, यानी समुद्र की लहरें हैं, उनसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकेगा। यानी फ्यूचर की अच्छी टेक्नोलॉजी है ये। और इसको जो टेस्टेड है, इसका सब सक्सेसफुली कंप्लीटेड किया गया है नवंबर 2022 में। और इस डिवाइस को देखा जाए तो उसको 6 किलोमीटर जो कोस्ट है आपका तूतीकोरिन जो तमिलनाडु का कोस्ट है, जो आपका तट है, उसे 6 किलोमीटर दूर इसको डिवाइस को डिप्लॉय किया गया था, लगाया गया था। और 20 मीटर गहराई में इसको लगाया गया था। ठीक है, लोकेशन विद 20, ये ज़्यादा नहीं, यूपीएससी लेवल में जाएंगे तो इसके बारे में कभी आया तो लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको डीप किया है। और इसका टारगेट रखा गया कि अगले 3 सालों में इससे हम 1 मेगावाट की बिजली मतलब जनरेट करेंगे। और इसको जो आपका 500 मेगावाट की जो बिजली है, अभी देखो 3 सालों में 1 मेगावाट और 500 गीगावाट की जो इलेक्ट्रिसिटी है 2030 में, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, इसको थ्रू जो डेवलप की जाए, इसमें इसका महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है आपका, किसने किया है इसको? आईआईटी मद्रास ने इसको आपका डेवलप किया है। और ये आपका 1 मेगावाट आपका अगले 3 सालों में इसको टारगेट रखा गया इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। और किससे जनरेट की जाती है? आपकी जो समुद्र की लहरें हैं उनसे आपको एनर्जी जनरेट की जाती है। नाम तो बता ही दिया, ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला एक साधन है। तो इस साधन का नाम रखा गया है सिंधुजा फर्स्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका मिरेकल्स ऑफ फेस योगा, ये फेमस बुक है अभी 2022 की। आपको बताना है ये किसने लिखे है। हु रोट द बुक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा। फेस मतलब चेहरे का जो योग है, उसमें आपको बताना किसने लिखा है। ऑप्शन है आपके अरुंधति भट्टाचार्य, मीनाक्षी लेखी, मानसी गुलाटी, या डॉक्टर सोनू फोगाट। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका मानसी गुलाटी, यानी मानसी गुलाटी ने उस बुक को लिखा है।
तो ये आपकी बुक है जो फेस योगा से रिलेटेड है। मानसी गुलाटी जो कि फाउंडर हैं आपकी मनस्वानी की, और उन्होंने अपनी बुक को रिलीज़ किया है मिराकल्स ऑफ फेस योगा को, जिसको द्रौपदी जो आपकी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने अप्रिशिएट किया है। और ये आपकी जो राइटर है मानसी गुलाटी, ये आपकी इंटरनेशनल योगी और आपकी ऑथर और ये लीडर हैं, ठीक है, जो कि आपकी योगा प्रैक्टिस कराती हैं। ये योगा प्रैक्टिस और फिलॉसफी मतलब में संबंधित हैं उससे। कुछ और बुक्स की बात करते हैं तो एक बुक है आपकी नालंदा अंटिल वी मीट अगेन, ये बुक को लिखा है गौतम बोरा ने। उसके अलावा द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री बुक को लिखा है साइमन जो सेवाग हैं और जो मॉन्टे फायर हैं, उन्होंने लिखा है। ई के जानकी अमल लाइफ एंड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन बुक जो है उन्होंने निर्मला जेम्स ने लिखी है। उसके अलावा विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन यू टू क्रिकेट, ये क्रिकेट से रिलेटेड है और ये लिखी है आपकी शेन वॉटसन जो आपके बैट्समैन हैं, ऑलराउंडर हैं एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी, ये सारी 2022 की बुक्स है जो आपने कवर की हैं यहाँ पर। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मानसी गुलाटी। उसके अलावा हम अरुंधति भट्टाचार्य की बुक्स देखते हैं तो इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, ये अरुंधति भट्टाचार्य की बुक है। उसके अलावा मीनाक्षी लेखी ने इंडिया वुमेन्स अनसंग हीरोज कर लीजिए यहाँ पर, ये बुक लिखी है और ये 2022 की बुक्स है आपकी। उसके अलावा सोनू फोगाट ने भी बुक लिखी है आपकी जिसका नाम है अष्टांग योगा। ये मतलब इनकी वो बुक थी जो मैंने यहाँ पर इनको इंट्रोड्यूस किया है। अगला प्रश्न है आपका, कोलंबिया में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है। आपको बताना है कि जो वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हो रही 2022 की कोलंबिया में, इसमें मीराबाई चानू ने कौन सा आपका पदक जीता है। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। प्रश्न का सही आंसर है सिल्वर। मोस्टली लोग गोल्ड मारते हैं इसलिए हमेशा गोल्ड ही नहीं रहता है, कभी कभी बदल भी जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिल्वर जीता था क्योंकि इनको चोट लग गई थी, इसलिए इन्होंने यहाँ पे सिल्वर जीता है। तो ये आपकी मीराबाई चानू हैं जो कि मणिपुर की रहने वाली हैं, इन्होंने कोलंबिया में आपका रजत जीता है, सिल्वर जीता है आपका। तो ये ओलंपिक मेडलिस्ट है मीराबाई चानू और इन्होंने अभी क्या यहाँ पर 200 किलोग्राम का वजन उठाया है, ठीक है। और इसमें 200 किलोग्राम कैटेगराइज अलग अलग किया जाए तो 87 किलोग्राम स्नैक, 113 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क इन्होंने उठाया है। और जो इन्होंने हराया है वो चाइना की आपकी हो जिहुआ है, ठीक है, जिन्होंने 198 किलोग्राम वजन उठाया था और इनसे इन्होंने 2 किलोग्राम वजन एक्स्ट्रा उठाया है। उसके अलावा जो देखा जाए तो जो इन्होंने गोल्ड जीता है उन्होंने 206 किलोग्राम वजन उठाया और इनका ये नाम है जियांग हुआ, ये भी चाइना की है, चाइनीज नाम है, इतने अटपटे होते हैं कि लेना इनको मुश्किल हो जाता है। इन्होंने गोल्ड जीता है और जो भारत की मीराबाई चानू हैं इन्होंने यहाँ पर सिल्वर जीता है। इनके अदर मेडल्स की बात करते हैं तो 2022 में जो बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे जिनको हिंदी में राष्ट्रमंडल खेल कहा जाता है, वहाँ पर इन्होंने गोल्ड जीता था। किस में जीता था? 49 किलोग्राम कैटेगरी में जीता था इन्होंने गोल्ड। और जो बर्मिंघम गेम हुए थे वो इंग्लैंड में हुए थे, तो इन्होंने वहाँ पर 201 किलोग्राम वजन उठाया था। अभी इन्होंने 200 किलोग्राम और उसमें 201 किलोग्राम वजन उठाया था। टोक्यो 2020 में जो आपके ओलंपिक हुए थे वहाँ पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और कैटेगरी इनकी याद रखिए 49 किलो की हैं, तो ये एक सेम कैटेगरी में ही खेलेंगी। और वहाँ पर भी इन्होंने आपका 202 किलोग्राम वजन उठाया था, वहाँ पर सिल्वर जीता था टोक्यो में। और यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर 202 उठाया सिल्वर मिला और यहाँ पर 201 उठाया तो गोल्ड मिला, क्योंकि ये कॉमनवेल्थ है। कॉमनवेल्थ में आपकी जो कॉमनवेल्थ में जो कंट्री हैं जो कि कभी ना कभी ब्रिटिश के अधीन रही हैं वही कंट्रीज में खेल सकती हैं, तो इसलिए यहाँ पर इनको गोल्ड मिला था। और यहाँ टोक्यो ओलंपिक में सारी कंट्री खेलती हैं तो यहाँ पर इनको सिल्वर मिला था। वजन इन्होंने ज़्यादा उठाया था 1 किलो, लेकिन इनको सिल्वर मिला है। 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं, अभी 2022 के थे, 4 साल पहले कॉमनवेल्थ जो 18 में हुए थे वहाँ पर भी इन्होंने फर्स्ट गोल्ड मेडल दिया था इंडिया के लिए और इन्होंने यहाँ पर 196 किलोग्राम वजन उठाया था, मतलब अभी 4 किलो वजन इन्होंने ज़्यादा उठाया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सिल्वर। और ये रहने वाली कहाँ की है? मणिपुर की रहने वाली है आपकी मीराबाई चानू।
अगला प्रश्न है आपका, हाल में ही प्रोफेसर बाई के अलग जी का निधन हो गया, आपको बताना है ये क्या थे। ठीक है, प्रोफेसर बाई के अलग। ऑप्शन है आपके अर्थशास्त्री, अभिनेता, इंजीनियर या आर्किटेक्ट। प्रश्न सही है, आंसर है आपका अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट थे। उसके अलावा ये एक पॉलिटिशियन भी थे। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री यानी केंद्रीय जो मंत्री थे और प्रोफेसर और प्रतिष्ठित विद्वान थे बाई के अलग, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये प्रोफेसर जो बाई के अलग हैं, अहमदाबाद में स्थित जो सरदार पटेल आर्थिक सामाजिक अनुसंधान संस्थान में आपके प्रोफेसर भी रहे थे। और ये देखा जाए तो इनका जन्म जो 14 फरवरी 1939 में, ये थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा डीप दे दिया है, और इनकी डेथ अभी 6 दिसंबर को हुई है, यानी 1939 से ये 1922 तक इनका लाइफ था। और ये इंडियन इकोनॉमिस्ट रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। उसके अलावा ये चेयरमैन रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद IRMA 2006 से 2012 तक ये चेयरमैन रहे हैं। उसके अलावा ये चांसलर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात गांधीनगर के, इसके ये चांसलर भी रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, सॉरी इसी प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा अर्थशास्त्री, ये आपके अर्थशास्त्री हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द ग्रेप सिस्टम, यानी GRAP ग्रेप सिस्टम क्या है, अभी काफ़ी चर्चा में रह रहा है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को ऐड किया है। ऑप्शन है आपके अंगूर की खेती करने की उन्नत तकनीक, साइबर सिक्योरिटी से संबंधित सॉफ्टवेयर, वायु गुणवत्ता प्रबंधन या फिर नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका वायु गुणवत्ता प्रबंधन, यानी जो एयर क्वालिटी है उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, उसके लिए ये ग्रेप सिस्टम लाया गया है। तो ये क्या होता है एक्चुअली, ये देखिए यहाँ पर अब मैंने दिखाया है, एक आपका ये व्हीकल होता है जिसमें पानी का एक सिस्टम को माउंट किया जाता है, और उससे जो पानी छिड़काव किया जाता है पूरी एरिया में, क्योंकि एयर की जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो क्वालिटी को प्योरीफाई करने के लिए, थोड़ा सा एनहेंस करने के लिए, अच्छा करने के लिए पानी का छिड़काव किया जाता है, जिससे धूल के कण आपके नीचे बैठ जाते हैं और बाकी जो एयर है थोड़ी सी क्लीन हो जाती है। तो इसका तीसरा चरण अभी दिल्ली में आपका शुरू किया गया है, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि ये तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा। और इसमें जब तीसरा चरण लागू हो जाएगा तो इसमें जो अननेसेसरी गतिविधियां हैं, तोड़ फोड़ हैं, जो आपकी कंस्ट्रक्शन है, उसको कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाएगा। पूरी तरीके से तो बंद नहीं होगा, लेकिन जब तक एयर क्वालिटी सही नहीं होती है तब तक इसको बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी जो दिल्ली का जो आंकड़ा है वो 407 जो अंक है उसका AQI उसको पार कर गया है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है जिसको AQI बोलते हैं, जो आपका वायु गुणवत्ता सूचकांक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बोलते हैं जिसको, 400 क्रॉस कर गया है, इसलिए इस तीसरे चरण को लागू किया गया है। और ग्रेप की फुल फॉर्म का पूछ ले तो आप देते हैं यहाँ पर ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। ये ग्रेप की फुल फॉर्म है, और इसका भी तीसरा चरण लागू कर दिया गया। इससे पहले चरण 1 और चरण 2 लागू किए गए थे, तो ये दिल्ली में किया गया है। दिल्ली में हम अगर देखते हैं तो दिल्ली भारत का एक संघ शासित प्रदेश है, संघ शासित है यानी यूनियन टेरिटरी है, जिसके CM आपके अरविंद केजरीवाल हैं जो कि आप पार्टी से हैं, और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल हैं जो आपके विनय कुमार सक्सेना हैं, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, और किसकी जगह पे अपॉइंट किया गया है, अनिल बैजल की जगह पे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका वायु गुणवत्ता प्रबंधन, आपका ग्रेप सिस्टम जो इससे रिलेट करता है। अगला प्रश्न है आपका, पम्बन ब्रिज किन 2 स्थानों को जोड़ेगा। पम्बन ब्रिज अभी चर्चा में है, तो आपको बताना है ये 2 स्थानों के बीच बनाया गया है। तो आपको बताना है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप एंड केरला, इंडिया एंड श्रीलंका, या फिर तमिलनाडु और आपका हो रामेश्वरम। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु और रामेश्वरम, यानी तमिलनाडु और रामेश्वरम है। तो इससे मतलब ये ब्रिज बनाया गया, पम्बन ब्रिज जिसको कहा गया है, इनको जोड़ने वाला है। ये आपका ब्रिज है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और इसमें आपका ये सिस्टम दिया है। इसमें क्या है, जब कभी यहाँ से अगर कोई मान लो जहाज जाएगा तो यहाँ से इस जीव को, जो पुल है आपका, इसको उठा दिया जाएगा, यानी ये भाग ऊपर उठ जाएगा, जिसका फिल्मों में हम देखते हैं। या फिर जो हावड़ा ब्रिज है, यानी कैंटिलीवर टाइप का एक पुल है जिसको मतलब जोड़ भी सकते हैं और इसको डिसमेंटल भी किया जा सकता है। तो कोई भी जहाज है यहाँ से आराम से निकल जाएगा, यहाँ से निकलते हुए इधर जा सकता है। तो ये आपका रामेश्वरम और तमिलनाडु की जो मुख्य भूमि है उसको जोड़ने के लिए बनाया गया है, और ये लगभग 2 किलोमीटर लंबा है।
तो देखिए यहाँ पर मैंने नोट किया है, ये तमिलनाडु जो आपके रामेश्वरम है उसका मंदिर है। तो ये जो पम्बन ब्रिज है आपका रामेश्वरम जो आइलैंड है उसकी जो तमिलनाडु की जो मेन भूमि है उससे जोड़ने के लिए बनाया गया है। और इसमें कुछ 143 पिलर्स आपके डाले गए हैं जो आपके पिलर्स हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो आपका इसकी जो लंबाई है 2.05 किलोमीटर यानी इसकी कुल लंबाई है। जबकि इससे पहले एक और आपका मुंबई में आपका सबसे बड़ा जो सी पे पुल बनाया गया है जिसका नाम है बांद्रा वर्ली सी लिंक फेस, ठीक है। ये 2.3 किलोमीटर है और ये मुंबई वेस्टर्न कोस्ट पे बनाया गया है और काफ़ी अच्छा बनाया है, मैं गया था एक बार इस पर घूमने। उसके अलावा ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। किसकी बात कर रहे हैं हम, ये जो आपका पम्बन ब्रिज है ये पूरी तरीके से बना नहीं है, आपका अंडर कंस्ट्रक्शन में है और 84% तक इसका काम पूरा हो गया है। सरकार ने कहा है इसके काम में थोड़ी सी तेज़ी आई है और ये बहुत पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। आपको देखा जाए तो ये 100 साल पहले से इंट्रोड्यूस किया गया था, लगभग 1914 में इसको इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट में। तो ये हेल्प करेगा इसमें क्या आपकी जो ट्रेन है उसको हम रामेश्वरम तक पहुंचा सकते हैं और स्पीडली ट्रेन इस पर चला सकते हैं। तो इस प्रकार इसमें इतनी क्षमता है। तमिलनाडु के बारे में देखते हैं तो इसकी राजधानी आपकी चेन्नई हो जाएगी और इसके जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन हैं और गवर्नर वर्तमान आपके R.N. रवि हैं। R.N. रवि यहाँ के वर्तमान हैं जो गवर्नर हैं आपके। अगला प्रश्न है आपका सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। आपकी रिट जारी की जाती है जो कि 5 प्रकार की रिट होती हैं। आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत करता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद अलग है और आपका जो हाई कोर्ट है उसका अनुच्छेद अलग है, दोनों अलग अलग अनुच्छेद के तहत रिट जारी करते हैं। तो आपको सुप्रीम कोर्ट का बताना आर्टिकल 124, आर्टिकल 32, आर्टिकल 129 या फिर आर्टिकल 226। प्रश्न का सही आंसर है आपका आर्टिकल 32 यानी जो आर्टिकल 32 है संवैधानिक अधिकारों का उपचार। तो ये आर्टिकल 32 है जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो आर्टिकल 32 एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। मतलब आप याचिका दायर करते हैं, PLA दायर कर सकते हैं। और अनुच्छेद जो 32 है, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है, जबकि आपका जो हाई कोर्ट है वो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। और रिट कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार, जो हमने पिछली क्लास में बताई थी। हम एक बार और रिपीट करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएंगी। पहली आपकी रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको हैबियस कॉर्पस कहा जाता है। दूसरी आपकी परमादेश जिसको मैंडामस कहा जाता है। उसके प्रतिषेध जिसको सर्ट्योररी कहा जाता है। उत्प्रेषण प्रोहिबिशन कहा जाता है। और अधिकार परीक्षा यानी क्यू वारंटी कहा जाता है। ये 5 प्रकार की रिट हैं। हम इसको थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं। 5 प्रकार की जो रिट हैं, मतलब रिट तो हमें पता 5 प्रकार, लेकिन कौन सी रिट कब जारी की जाती है हम ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो रिट है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस। तो इसका देखिए हैबियस कॉर्पस तो यहाँ पर मतलब हो जाएगा बॉडी, ठीक है। बंदी मतलब किसी को बंद करना। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने, तो यानी किसी को शरीर सहित पेश करना। यानी जब किसी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश दे सकती है कि, और इसका अर्थ है कि आप जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए अनिवार्य रूप से, ठीक है। और यदि न्यायालय व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार कर पाती है कि उसको अगर गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था उसको छोड़ने का आदेश भी दे सकती है। तो ये जो इसमें रिट जारी की जाती है उसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। कभी नहीं भूलना चाहिए कि बंदी का मतलब बंद कर दिया किसी को, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट किसी बंदी को, बंदी का यहाँ पर बंदी कैदी से भी ले सकते हैं। किसी बंदी को प्रत्यक्ष किसी के सामने प्रस्तुत करना है तो वहाँ पर मतलब ये 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होगा। ऐसे आपको इसको रिलेट कर सकते हैं, ऐसे ये है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण भूलना नहीं चाहिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट जो आपके जज होते हैं, जिला जज होते हैं, उनके सामने उनको पेश किया जाता है व्यक्ति को। और अगर गलत तरीके से व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो उसको जो आपकी न्यायालय आपका उसको छोड़ने का आदेश दे सकती है। तो ये था आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस। आगे देखते हैं परमादेश, ठीक है। परमादेश परम आदेश, मतलब जो आदेश को हम टाल नहीं सकते उसको परम आदेश बोलते हैं, ठीक है। मैंडामस इंग्लिश में कहा जाता है इसको।
तो इसका सीधा अर्थ होता है हम जो आदेश देते हैं। और ये आदेश कब तक जारी किया जाता है? जब कोई सरकार या कोई इसका उपकरण अथवा अधीनस्थ न्यायाधिकरण, मतलब उसकी कोई अथॉरिटी है, निगम या लोक प्राधिकरण यानी म्यूनिसिपैलिटी या फिर कोई लोक प्राधिकरण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रहते हैं, उसकी जो ड्यूटी है वो ड्यूटी कर नहीं पाते हैं, तब न्यायालय इस प्रकार के आदेशों को कानूनी कर्तव्यों का पालन कराने का आदेश देती है। जैसे कहीं पर आपको स्कूल का निर्माण होना था और वहाँ पर निर्माण नहीं हुआ है, तो आपको ये आदेश मिलता है कि इसको 1 साल में या कोई टाइमलाइन दे दी जाती है कि उसमें पूरा करना चाहिए, तो आपको करना ही पड़ेगा। या कोई भी और भी आपको कर्तव्य करना है, जैसे किसी की ड्यूटी लगानी है कहीं पर और आपको ड्यूटी मतलब जाना ही है, तो वो भी आपको आदेश दे सकते हैं। परम आदेश को आपको मानना ही होता है। कोई इनफॉर्मल आता है, जैसे आपको वृक्षारोपण करना है और उनको पूरा करना होता है। उसके अलावा आपका जो आपका उत्प्रेषण है, सर्टियोररी, इसको भी देखते हैं। तो इसके अलावा जो आपके सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय, ट्रिब्यूनल, अर्ध न्यायिक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए आदेशों को रद्द करने के लिए इसका रिट जारी की जाती है। यानी जब आपके छोटे जो न्यायालय हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट न्यायालय हो गया, ठीक है, या फिर आपके जो ट्रिब्यूनल हो गया, या फिर सेमी जो जज हो गए, मतलब जो संस्था होगी, जैसे फास्ट ट्रैक हो गया, कोर्ट हो गया, या फिर फैमिली कोर्ट हो गया, इनके जो अब कभी कभी जो निर्णय होते हैं और अगर उनको सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये निर्णय ये सही नहीं है, तो उनको ये इसी उत्प्रेषण जो आपकी है इसके द्वारा इसको मतलब रद्द कर सकता है इस निर्णय को। तो ये आपका सर्टियोररी के अंतर्गत होता है। रिलेट कैसे करेंगे? देखिए, 2 तो हमारे हो गए, हैबियस कॉर्पस यानी बंदी करना है प्रतिष्ठिकरण को, और परम आदेश जिसको मानना ही पड़ेगा। आप जब कोई काम नहीं करते हैं तो परम आदेश दिया जाएगा और आपको मानना पड़ेगा। उसके अलावा ये देखिए, किसी के आदेश को कैंसिल करना है, उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया था, यहाँ पर यहाँ पर देख लेंगे, CERT है, उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया था और उन्होंने इसको कैंसिल रेयर कर दिया, मतलब ये सर्टिफिकेट आपका रेयर है, काम नहीं करेगा, तो उसको रद्द कर दिया हमने। तो ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, इसको रिलेट करना है आपको, मतलब इसको मैंने ऐसे जस्ट हम कैसे इसको निमोनिक्स में देख सकते हैं, वो हम निमोनिक्स टेक्निक उसमें यूज कर सकते हैं। आगे प्रतिषेध है आपका, प्रोहिबिशन का सीधा है किसी से रोक देना। स्टे ऑर्डर, जिसको गाँव की भाषा में बोलते हैं कि हम किसी पर भी स्टे ले आएंगे। कोई जैसे मकान बना रहा है अपना और हम स्टे ले आते हैं, या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है उसमें हम स्टे लेके आ जाते हैं, तो ये आपका है प्रतिषेध, ठीक है। प्रोहिबिशन सिंपल है, इसको ज़्यादा आपको रिलेट नहीं करना पड़ेगा। और इस अधिकार के द्वारा उच्च न्यायालय आप या उच्चतम न्यायालय के अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक सिस्टम की कार्रवाई करने का आदेश से रोक सकती है। मतलब जो आपकी कार्रवाई चल रही है उसको रोकने का जो आदेश दिया जाता है उसको प्रोहिबिशन कहा जाता है। और इस आदेश के रिट को जारी होने के बाद अधीनस्थ जो न्यायालय में कार्रवाई आपकी समाप्त कर जाए, यानी छोटे जो न्यायालय होते हैं उसके नीचे के जो लोअर क्लास के न्यायालय होते हैं उसमें आपकी इसको प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाता है। लास्ट है आपका क्यो वारंटो यानी अधिकार सापेक्षता। और यह कब, इसका अर्थ है आपका अधिकार क्या है और यह रिट कब जारी की जाती है? जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद का मतलब दुरुपयोग करता है या उस पद पे वो उसके लायक नहीं है फिर भी उस पर कार्य करता है, तो न्यायालय इस रिट को जारी करता है और उसके अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। उस व्यक्ति के उत्तर से संतुष्ट न होने पर जो न्यायालय है उसके कार्य करने पर रोक लगा सकता है कि आप अवैध तरीके से इस पर कार्य कर रहे हैं, आप इसके लिए सक्षम नहीं हैं। तो उसके लिए आपका क्यो वारंटो मतलब एक तरीके से वारंट उसके सामने इशू करता है। जैसे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारंट इशू किए जाते हैं, तो ऐसे ही किसी सार्वजनिक पद पर जो व्यक्ति उसको काम करने से रोकने के लिए आपके वारंट अधिकार परीक्षा जो आपका रिट है वो जारी की जाती है। तो ये 5 प्रकार की रिट थी जो हमने जाने अभी। पहले आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसमें 24 घंटे के अंदर किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। परम आदेश जिसको हम ठुकरा नहीं सकते, वो आदेश हमको मानना ही होता है। जब कोई भी आपका प्राधिकरण है आपका कानूनी कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाता है सही से या फिर उसके असफल रहता है उसमें, तो ये हम परम आदेश मिलता है। उत्प्रेषण यानी सर्टियररी, तो यहाँ पर जो सर्टिफिकेट देता है निचला न्यायालय अगर वो रेयर है मतलब सही नहीं है तो उसको रद्द करने के लिए जो आपके सुप्रीम कोर्ट है वो आपका ये रिट जारी कर सकती है। उसके अलावा प्रोहिबिशन सीधा स्टे ऑर्डर है आपका, मतलब प्रतिषेध कर दिया है। जैसे कभी लिखा होता है ना, हर जगह देखा होगा प्रोहिबिशन, ये चीज़ यहाँ पर मतलब आपकी निषेध है। तो प्रोहिबिशन आपका स्टे ऑर्डर है, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम और वैसा काम हम रोक सकते हैं इसको अगर वो अनुचित है तो। उसके अलावा क्यू वारंटी में वारंट इशू किया जाता है किसी भी व्यक्ति को जो अपनी सार्वजनिक पद पर है और वो उसमें सही से उसके लिए वो काम करने लायक नहीं है तो उसको काम करने से रोका जा सकता है। ये क्यू वारंट हुई। ये 5 प्रकार की आपकी रिट थी जो हमने कवर की है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट पर। हाँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट करूंगा। इस प्रश्न का सही आंसर आपका 32 हो जाएगा। आज का हमने जो ये लिया है जो संगठन IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी
का एजेंसी लिया है, अंतर्राष्ट्रीय जो आपकी परमाणु ऊर्जा संगठन है उसको हमने लिया है। इसको स्थापना जो की गई थी इसको 1957 में स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट राफेल ग्रोसी हैं। और इसमें टोटल मेंबर स्टेट देखें तो 175 इसमें मेंबर स्टेट हैं और भारत का 1957 से ही सदस्य रहा है, ठीक है। और इसको कब लाया, देखिए इसकी स्थापना 1957 में की गई थी, लेकिन इसकी घोषणा 1953 में की गई थी कि हम इसको एक एजेंसी बनाई जाए जिसको ये जो परमाणु रिलेटेड जो क्रियाएं हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। और ये प्रस्तावना किसने दी थी, उस समय के जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, एसेनहॉर जो थे वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उस समय उन्होंने यूएन जनरल असेंबली में अपना वक्तव्य दिया था 1953 में इनिशिएट किया था हम कोई ऐसा संगठन बनाएंगे, और 1957 में इसकी नींव रखी गई थी, स्थापना की गई थी। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके IAEA के, यानी जो भी वर्ल्ड में ये सेंट्रल ऑफ कॉपरेशन इन द न्यूक्लियर फील्ड, यानी जो परमाणु जो आपका क्षेत्र है उसमें आपका सेफ सिक्योर एंड पीसफुल आपका यूज हो उनका, मतलब किसी मानव हानि के लिए इसका यूज ना किया जाए, किसी भी मतलब मानव त्रास के लिए इसका यूज ना किया जाए, या पर्सनल फ़ायदे के लिए इसका यूज ना किया जाए। तो सेफ, सुरक्षित और आपका शांतिपूर्वक इसका प्रयोग करना है। आपकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का मतलब ऊर्जा बनाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं आप। तो आइए के 3 एरिया काम करने के लिए, सेफ्टी और सिक्योरिटी, सुरक्षा यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीक, और सेफ गार्ड एंड वेरिफिकेशन, ये आपकी कुछ 3 एरिया थे। और इसको एक बार नोबेल पीस पुरस्कार भी दिया गया था 2005 में, ठीक है। और पीस पुरस्कार मैंने आपको बताया था, आपने पहले सी से सी याद रखेंगे, यानी जो कमेटी है उसे सी से सी याद रखेंगे। तो नॉर्वेजियन जो आपकी नोबेल कमेटी ये पुरस्कार देती है पीस का, और उस समय के जो इसके प्रेसिडेंट थे आपके डायरेक्टर जनरल मोहम्मद अल बर्दे, इन्होंने ये पुरस्कार को प्राप्त किया था। तो ये हमारा IAEA था। कुछ न्यूज़ देख लेते हैं हम आपकी। तो जाफना और चेन्नई के बीच अभी सोमवार को मतलब ये पर्यटन में आपकी सेवा शुरू कर दी गई है। इससे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को काफ़ी मदद मिलने वाली है। और पिछले 3 साल से ये सेवा बंद थी और अभी 3 साल के बाद ये सेवा शुरू हो रही है और 12 दिसंबर से ये चालू हो जाएगी आपकी। आपका जाफना जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपका, वहाँ से चेन्नई के बीच आपकी सुविधा शुरू हो जाएगी। कौन सी? एयर सुविधा। उसके अलावा केंद्रीय ऊर्जा जो मंत्री हैं आपके डॉक्टर श्री RK सिंह, इन्होंने नई दिल्ली में 2030 तक 500 गीगावाट की जो अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है उसके लिए आपका एक प्रणाली योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है पारेसर प्रणाली। पारेसर प्रणाली की इन्होंने शुरुआत की है और ये हमें मतलब जो 2030 तक 500 गीगावाट जो आपकी एनर्जी है रिन्यूएबल सोर्सेज से प्राप्त करने में मदद करेगी। ये कुछ प्रश्न थे हमने जो कवर किए। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो और क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। तो हम आशा करते हैं आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, जिससे उनको आगे आने वाले एग्जाम्स में मदद मिल सके। हम आपको एक प्रश्न के साथ छोड़े जाते हैं। देखिए प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदन बुलाने की आपकी शक्ति प्रदान करता है? यानी जो आपका प्रेसिडेंट है किस अनुच्छेद का प्रयोग करके दोनों आपकी हाउस को बुला सकता है, उसकी सिटिंग करा सकता है? ऑप्शंस आपके दिए गए 102, 108, 110, 123। जो भी आपको ऑप्शंस, जो भी आपको आंसर पता है आप इसका आंसर कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। और हमारी टीम बहुत मेहनत करती है इस कंटेंट को प्रोवाइड करने में और हम आशा करते हैं आप हमारे इस चैनल को यूं ही प्यार और स्नेह देते रहेंगे। और मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो में कुछ नए प्रश्नों की सीरीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।